सो वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज जो है हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसमें जो है हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, थर्मोडायनेमिक्स को हम बेसिकली क्लास 11th में हमने देख रखा है ना। जितने भी बच्चे हैं जो बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर साइंस का कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो सकता है, वो हो सकता है फिजिक्स का जो है स्टूडेंट है, ठीक, तो कहीं ना कहीं उसको लाइफ में एक बार थर्मोडायनेमिक्स को जरूर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आता है वो है कि होता क्या, व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हाँ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने सारी चीजें पढ़ रखा है, बट अगर आपसे पूछ दे कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या आप वो सारी चीजें बताओगे? नहीं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है आज मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। सो थर्मोडायनेमिक्स का एक बार हम छोटा सा डेफिनेशन को देख लेते, उस पर हम इस पर ओपनली डिस्कशन करेंगे, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें हम जो है पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिसको हम बेसिक से लेकर के जो है अपर लेवल तक उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। तो आप लोगों में से मोस्टली सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है इन सब वर्ड से जो है इंट्रोड्यूस होंगे, है ना, पहले से ही परिचित होंगे आप लोग। क्या? हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। कुछ मैंने और भी लिख के रखा है, बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज है हीट। कभी आप लोगों ने हीट के बारे में सोचा है कि हीट एक्चुअल में होता क्या है? सभी को पता होगा। अगर मैं बोलूँ हीट तो आप लोगों ने नाम सुना है या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बट इसको आप बोलने के लिए अगर बोला जाए तो आप कैसे बोलोगे? देखिए, हीट जो है ना, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। मैंने यहाँ पे लिखा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज, ठीक है। देखिए, जो आपका हीट है वो भी क्या है, वो क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी को डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, आपको पता भी है, अच्छी बात है, अभी डिस्कस वैसे भी हम कर लेंगे। विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहां पर बात हो रही है कि जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, बट क्या ये जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इजीली ट्रांसफर हो जाता है? अब इसके एग्जांपल आप खुद समझ सकते हो। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि ठंडियों के टाइम में, जो ठंड का टाइम होता है ना, जाड़ों का टाइम होता है, उसमें हम इन जनरली ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स को हम अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास में, सराउंडिंग में देख सकते हैं, या फिर डेली हमारे साथ जो है कुछ ना कुछ फिनोमेना हमारे साथ होता ही रहता है, ठीक है। तो ठंडियों में जब हम कोई, मान लीजिए एक लोहे का रॉड है, आप समझ लीजिए मेटल, एक लोहा का रॉड है, और आपने जो है उस पर अपना क्या कर दिया है, उंगली जो है लगा दिया है, ठीक है, टच कर दिया इस मेटल रॉड में। अब क्या होगा? बहुत ज़्यादा जाड़ों का टाइम है, मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना कम टेम्परेचर है और कितना कोल्डनेस होगा वहाँ पर, आप सोचिए। तो अगर कोल्डनेस है तो वही सराउंडिंग है ना, इस एनवायरनमेंट के जो है टच में है ये मेटल, तो कहीं ना कहीं इसकी टेम्परेचर भी हमारा जो है डाउन होगा, ठीक है। कंपैरिजन टू आवर बॉडी, हमारा बॉडी जो है इन जनरली 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, ठीक है, आप लोग एक बार मेजर करके देख लीजिएगा। तो हमारा बॉडी के कंपैरिजन में, ध्यान रखना, हमारे बॉडी के कंपैरिजन में हम ये चीज मान के चल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इन जनरली होता ही है ना। इससे ज्यादा बढ़ गया तो बुखार आ जाएगा, हम कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस है और ये 37 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या किया, जैसे ही हमने इस मेटल को टच किया, और टच करने के साथ ही जो है हमें कोल्डनेस का, ठंडे का आभास होने लगा, कोल्डनेस का, है ना। इन जनरली हम लोहे को या फिर किसी भी ठंडे के टाइम में किसी वस्तु को पकड़ने से डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और उस मेटल का या फिर जो भी बॉडी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उसका टेम्परेचर जो है लो होता है। तो क्या होगा, हीट जो है वो ट्रांसफर होगा
इस बॉडी से इस बॉडी पे। अब मैं एक चीज यहां पर और भी बता देता हूं, हीट जो है ना, हीट जो है वो जो है ज्यादा से, जिसमें ज्यादा हीट होता है कम हीट में फ्लो होता है। हीट का जो फ्लो होता है वो ज्यादा से कम की ओर रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उससे जो हीट का फ्लो होगा वो किस में होगा, 5 डिग्री सेल्सियस वाले बॉडी में। क्लियर? तो देखिए हमारे बॉडी से हीट का फ्लो किस में हो रहा है, इस मेटल में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हीट जो है एनर्जी है, और ये चीज जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो हमें ठंडी का आभास होगा, है ना। और ये कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, जब दोनों का जो हीट है वो इक्विवेलेंस ना हो जाए, मतलब इसका और इसका टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो कि जो हीट है वो एक प्रकार का एनर्जी है, एक टाइप का एनर्जी है, लेकिन वो जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने का उसमें क्वालिटी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको ऐसे समझ सकते हो इन जनरली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी। वही जो हीट में हमने पढ़ रखा है, एनर्जी का ही ये एक फॉर्म है हीट। ठीक है, तो एनर्जी को हम अभी जो है वर्क के फॉर्म में पढ़ेंगे। इन जनरल आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, धीरे धीरे हम जो है अपने लेवल को अप करने लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है सेकंड पॉइंट हमारा आता है एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी की जरूरत है, अदरवाइज आप वर्क नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। वर्क क्या होता है? एक्शन डन ऑन द ऑब्जेक्ट काउजिंग सम डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो वर्क होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी बॉडी पर फोर्स लगाना है, चलिए आपका फ्रेंड खड़ा हुआ या फिर मेरा ही कोई दोस्त यहाँ पर मेरे साइड में खड़ा, मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, या फिर मेरे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो फोर्स हुआ। तो फोर्स में लगा रहा हूँ, तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, कुछ भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, कुछ दूरी, मतलब वो खिसक गया, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ तो भैया एनर्जी आप लगा रहे हो ना, कुछ तो एनर्जी आप लगा रहे हो, तभी जाकर के यहाँ पर एनर्जी आपका जो है लॉस हो रहा है। एनर्जी आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने ये भी पढ़ रखा है कि एनर्जी को हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो वही चीज़ है, आप समझ लीजिए एनर्जी है आपके बॉडी में, तभी आप फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क डन होगा। वर्क डन होगा, वर्क होगा, हम ये कह सकते हैं। तो एक्शन डन ऑन द ऑब्जेक्ट काउजिंग सम डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी बॉडी पर एक्शन कर रहे हैं, यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, और उसी को हम कहेंगे क्या, कि ये जो है वर्क हुआ है। अब ये दीवार है या फिर ये बोर्ड है, मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, अननेसेसरी फोर्स अप्लाई करे जा रहा हूँ, बट ये दीवार जो है अपनी जगह से हिला ही नहीं। ध्यान रखिएगा, वर्क डन हम तभी कह सकते हैं जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर वो बॉडी जो है अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो गया, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं अपनी जगह से खिसक गया है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि वहां पर वर्क हुआ है। तो वर्क को समझने के लिए देखिए, एनर्जी को समझना, ये सारे के सारे एक दूसरों से रिलेट है। क्या है, एक दूसरों से रिलेट है। आप वर्क को समझेंगे तो वहां पर आपको देखिए जरूरत पड़ेगी फोर्स की। फोर्स आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास क्या हो, एनर्जी हो। तो एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक, हम जो है हमारे पास एनर्जी होगा, हम तभी जा करके क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ वर्क कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर पर। इन जनरली बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं स्टार्टिंग से कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज है। कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, ठीक है, कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, बता ही नहीं पाते। उनको पता है, माइंड साइकोलॉजी देखिए क्या है बच्चों का, कि उनको पता है ये सारी चीजें, हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, दोनों बता सकते हो, बट उनको कह देना कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ब्रीफ कर दो, तो नहीं कर पाते, है ना। वही चीजें
टेम्परेचर इन जनरली हम जैसे इस रूम पे है हम ये कह सकते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है। कैसे कह सकते हैं? या तो हम उसको मेजर कर दे सीधा सीधा, है ना, क्या करें, मेजर कर दे, हमारे पास क्या हो, एक थर्मामीटर हो और उस थर्मामीटर की हेल्प से हम जो है इस रूम का टेम्परेचर को मेजर कर दे। बट अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इस रूम पे आप खड़े हैं या फिर आप बैठे हैं जहां भी XYZ, मैं कहूंगा कि टेम्परेचर क्या है, तो कैसे आप बोलोगे? टेम्परेचर हाई है या फिर टेम्परेचर लो है, कैसे कहोगे? आपके पास थर्मामीटर भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? जनरली उसको आप फील करोगे, है ना, कि यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मी है या फिर ज़्यादा ठंडा है ना। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, तो उस चीज़ को आप मेजरमेंट करोगे, अपना साइकोलॉजी यूज करेंगे और उसके मेजरमेंट करेंगे। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। तो किसी भी बॉडी का हॉटनेस यानी कि वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, समझ में, वही चीज़ उसका मेजरमेंट। तो टेम्परेचर हम इन जनरली कहते नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर बताएं 5 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी होता है 273 केल्विन, है ना। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, आपको पता होगा। और बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं जो टेम्परेचर है, इसके और भी मेजरमेंट्स होते हैं। हम इन जनरली डिग्री और केल्विन का ही यूज़ मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ जो मैंने लिखा है, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को नज़र जा रहा होगा यहाँ पर, है ना, हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको उससे समझाना है मुझे, बस, बाकी और कुछ नहीं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स में ना हम बेसिकली पढ़ेंगे ही हीट, एनर्जी, वर्क और टेम्परेचर। ये जो वर्ड है इन्हीं का हम जो है घुमा फिरा करके बात करते हैं, कई प्रकार से बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हम इससे पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है बहुत। देखिए नाम से पता लग रहा है ना कि थर्मोडायनेमिक्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर के बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। जब आप लोगों ने क्लास 11th में डायनेमिक्स पढ़ा था, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या होता है डायनेमिक्स का मतलब होता है किसी चीज का मोशन। मोशन तभी पॉसिबल है जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। ये कैसी बात हो गई भाई, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, फिर हम उसके मोशन की बात कर रहे हैं। पढ़ेंगे पता लगेगा कि किस प्रकार से टेम्परेचर मोशन में होता है ना। चलिए देखिए, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन या फिर हम ये कह सकते हैं, यार चलो समझ लो यार, फोर्स। फोर्स लगाएंगे तभी मोशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोशन ही समझ लो। तो हीट का मोशन, हीट का मोशन, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है, ऊष्मा का गति, ठीक है, क्या ऊष्मा का गति। गति मतलब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, फ्लो करता है, या फिर जो भी है XYZ। ऊष्मा आपको पता लग गया है, हीट जो कि ट्रांसफर हो सकता है, ऑटोमेटिकली है ये सब चीज़ें, है ना। इसके लिए किसी बाहर से फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना है, हीट एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स को दूसरे लैंग्वेज में हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि जिसमें जो हीट एनर्जी होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क में हम उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? चलिए एक लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने लेते हैं। इन जनरली आप क्या करते हैं ठंडियों में, जब आपको ठंड लगने लगती है तो आप क्या करते हैं, आप जो उस टाइम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों के पाम्स को जो है रगड़ने लग जाते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो भैया ये जो हम वर्क कर रहे हैं ना अपने हाथों से, ये जो है हमारा मैकेनिकल वर्क हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी हो गया। और जब भी हम मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा जो है, जैसे हम इसको रब कर रहे हैं, तो रब करने से आप देख सकते हैं दोनों हाथों के जो पाम्स है ये जो है क्या हो जाता है, हीट जो है हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। आप देख सकते हो, है ना। इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और हमें थोड़ा गर्मी का आभास होता है ना।
थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ठंड में हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा गर्माहट हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, अपना वैसे साइंस किसी को नहीं पता, लेकिन ये काम सभी करते हैं। तो देखिए कहाँ से निकल के आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ से निकल के आ रहा है। आप मैकेनिकल वर्क को, मैकेनिकल एनर्जी को लगा रहे हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इज दैट क्लियर कि यही जो है आप पूरा समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स का आज इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, तो इसमें जो है आपको यही सारी चीजें आपको पूरा समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटली अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो घूम फिर करके भाई हीट एनर्जी वर्क और टेम्परेचर आएगा ही आएगा। कैसे, देख लीजिए आप इस मैकेनिकल वर्क का हेल्प लेकर के वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, टेम्परेचर की हेल्प से करेंगे। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखाया था। बात अब सारा रामायण खत्म करके फिर यहीं पे आगे खत्म हो रही है बात। देखिए कैसे, थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट वर्क टेम्परेचर एंड एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो आप लोगों का डाउट था, आई थिंक क्लियर हो गया है। ठीक है, और क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने इसमें लिया है, तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये तो पता लग गया होगा कि अब आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे हम उसमें टोटली बात किस चीज़ की करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, हीट की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का हमारे पास दो वे अवेलेबल है, और उन दो वे में अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी होते हैं उसके कितने प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके प्रोसेस की अगर हम बात करें तो दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी थर्मोडायनेमिक्स में हम जो यूज़ करते हैं, जो भी गैस लेते हैं या फिर कोई भी पदार्थ लेते हैं, कोई मैटर्स लेते हैं, तो उसका जो स्टडी करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में, उसको दो वे में, दो अप्रोच से स्टडी करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं स्टैटिकल अप्रोच। नाम से कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है। दूसरा हमारा आता है मैक्रोस्कोपिक। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, या फिर एक जो क्लासिकल अप्रोच हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए नाम को थोड़ा सा स्पेसिफाई करके हम हिंदी में भी एक बार थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। देखिए माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है माइक्रो मतलब माइक्रो जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब क्या होता है? छोटा। कैसा? बहुत छोटा, बहुत छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो अगर किसी भी पार्टिकल है ना, या तो किसी जो है मैटर की हम बात करते हैं, कोई मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स या फिर उसके पार्टिकल्स का बिहेवियर को हम या तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से जो है स्टडी कर सकते हैं, या तो हम जो है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी कर सकते हैं। तो दो ही वे हैं हमारे पास। दोनों के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि कौन सा जो है ज़्यादा सुटेबल है और कौन सा बेस्ट रिजल्ट देता है और कौन सा एवरेज रिजल्ट देता है। तो चलिए एक बार सबसे पहला वाला स्टडी करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से। कोशिश करेंगे कि जो इसमें जो मैटर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से हम देखते हैं। इन दिस अप्रोच इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड। देखिए जो हम माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में होता क्या है? सपोज दैट कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसे बना देता हूं मैं छोटा करके ही। एक सिलेंडर है, चले सही से बनाते एक बार अच्छे से। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें जो है हम मान के चलते हैं कि इसमें एक पिस्टन हमारे पास ऐसे ये लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन है। अब देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ
द मॉलिक्यूल्स। तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें गैस है या फिर कुछ भी है। तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि एक पार्टिकल ये है, ठीक है, इसको एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। इस प्रकार से जो है पार्टिकल इसमें व्यवस्थित है। कैसे? इसमें इस प्रकार से दूर दूर में जो है पार्टिकल व्यवस्थित है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इसको किसी भी प्रकार से क्या दे दूं, हीट दे दूं, हीट। अभी बताया था हीट के बारे में आप लोगों को, है ना, हीट दे दूं। मान लीजिए कि यहां से मैं इसको हीट दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी स्टडी मैं किस प्रकार से करूंगा? इंडिविजुअल स्टडी करूंगा मैं हर एक मॉलिक्यूल्स की। कैसे? मैंने इसकी अलग से स्टडी करी है, इस वाले मॉलिक्यूल की अलग से, इस वाले मॉलिक्यूल की अलग से, इस वाले मॉलिक्यूल की अलग से, मतलब हर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का अलग से हम जो है इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं। बट इस इंडिविजुअल स्टडी को करने के लिए आप एक चीज समझिए, अब हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग जो है टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप जो है थर्मोमीटर यूज कर रहे हो। अब इन केस आप मॉलिक्यूल्स को देख तो नहीं पा रहे, आप मॉलिक्यूल्स को देख तो नहीं पा रहे, बट आप क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी जो है रैंडमली आप थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिया। क्या होगा? यहां पर ये जो एनर्जी का गैप है, इसके और इसके बीच में एनर्जी गैप तो होगा, एनर्जी गैप होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा? हम तो यहां पर जो है थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिए। तो कुल मिला के बात यह है कि हम जो है इस प्रकार की स्टडी करते हैं, तो इसमें जो है वैल्यू एक्यूरेट तो आता है, रिजल्ट बेस्ट देता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, टाइम टेकिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके ये बाउंड्री है, यहां से हम जो है हम ये मान के चलते हैं कि बाउंड्री पर डायरेक्टली हीट यहां पर आती है, यहां से ये कोई बर्नर है या फिर कुछ भी है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक एक पार्टिकल का अगर मैं इंडिविजुअली स्टडी करूं, ठीक है, एक एक पार्टिकल का, तो मैं मान के चलता हूं कि इसका जो है इस पार्टिकल का टेम्परेचर आ रहा है हमारा जो है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऐसे ही ऊपर गया तो इसमें जो वेरिएशन आ रहा है वो मैं मान के चलता हूं कि इसमें तुम्हारे हो गए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे ही ऊपर और गए तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें आ गए हमारे 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो देखिए, अगर इसका हम एक एवरेज वैल्यू भी मान लें, इसका अगर हम एवरेज स्टडी भी करना चाहें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्या आ जाती है, डिफरेंस आ जाती है। अगर इसका एक एवरेज वैल्यू भी हम निकाल लें, इन सबको इन जनरली ऐड करके हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक। आप निकाल करके देख लीजिएगा, जो एवरेज वैल्यू आएगा उस एवरेज वैल्यू के इस 50 के साथ डिफरेंस देखिए, 30 के साथ डिफरेंस देखिए, 15 के साथ डिफरेंस देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो कहीं ना कहीं स्टडी करने में हमें जो है थोड़ा सा स्ट्रगलफुल होता है, कठिनाई का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए। इट इज यूजफुल इन लो प्रेशर गैसेस। अब देखिए, लो प्रेशर गैसेस होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आगे ऐसे टॉपिक आएंगे हमारे सामने, तो वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। लो प्रेशर इन द सेंस, लो प्रेशर मतलब अगर किसी भी गैस, कोई गैस है, ठीक, या फिर हम गैस को एग्जांपल नहीं लेते, हम यहाँ पर कोई भी XYZ हम जो है मान के चलते हैं, कोई मैटर है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है। अगर ये एक सिस्टम है, मान के चलता हूँ इसमें मॉलिक्यूल्स है, इसमें मॉलिक्यूल्स है। अब इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्या होगा भाई, मॉलिक्यूल्स एक जगह गैदर हो जाएगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, ठीक, बहुत सारा मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो हम तो स्टडी कैसा करना चाह रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना चाह रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए हमें जो है इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स को, मतलब मॉलिक्यूल का जो व्यवस्थीकरण है, अरेंजमेंट है, वो इस प्रकार से होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इनके बीच में भैया काफी गैप्स होनी चाहिए, तभी हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, तभी हमारा स्टडी जो है इजी होगा, इजी होगा, ठीक है।
ईजी होगा। बट अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किसी गैस के ऊपर या फिर हम किसी सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पर वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। तो सिस्टम के ऊपर अगर हम जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएगा तो हम जो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकते। दिक्कत है ना भाई, बहुत पास पास हो गया तो हम इसका टेम्परेचर और एक जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर भी दोनों एक साथ मान ले सकते हैं कि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दे तो चिपक गया एक साथ। अब हम कैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस को फाइंड आउट करेंगे, दिक्कत है ना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट इज़ यूजफुल इन लो प्रेशर गैसेस। तो ऐसे गैसेस में हम इसका यूज़ करते हैं जिसका प्रेशर क्या हो, बहुत लो हो, ठीक। उसके बाद एट हायर एल्टीट्यूड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कैन बी यूज्ड। देखिए यहाँ पर अभी समझ लीजिए कि एट हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊपर, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। तो हम जितना ऊपर जाएंगे अर्थ लेवल से, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ज़्यादा उतना ही जो है प्रेशर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। और प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो है खुला खुला सा होगा, मॉलिक्यूल्स खुला खुला सा होगा। तो हायर एल्टीट्यूड में जाने के बाद जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर उसमें क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो जब मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी हम आराम से कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। जनरली स्पेस वगैरह में हम इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत वहाँ जाने के बाद तो एकदम प्रेशर होता ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे। मतलब जो है स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, आप ये समझ लो कि इसको हायर एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जब जाएंगे तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करके जो है इस अप्रोच से हम स्टडी कर सकते हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद जो है यूजफुल फॉर हाईली रेयरिफाइड गैसेस। देखिए हाईली रेयरिफाइड गैस मतलब क्या होता है, रेयर मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। ऐसा गैस जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बहुत ही कम हो, तो उस कंडीशन में उस प्रकार के गैसेस के स्टडी करने के लिए भी यूजफुल होता है। ऑलवेज गिव द बेस्ट रिजल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात करूंगा आप लोगों के साथ, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से अगर स्टडी करते हैं तो रिजल्ट हमारा बेस्ट आएगा, ये कंफर्मेशन है। कैसे भैया, हम हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करने जा रहे हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल अगर हर एक के बारे में हम जानेंगे तो क्या होगा भाई, रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पर हम जो है स्टडी कर रहे हैं किसी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, है ना, तो उस कंडीशन में उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलेंगे, ठीक, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच, या फिर बड़े में मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो बड़े लेवल पर हम उसकी स्टडी करते हैं। किस प्रकार से, अ कंबाइंड स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड और ऑलवेज टेक एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही सेम एग्जांपल थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम समझ लेते हैं कि एक सिलेंडर है और उस पर जो है एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स इसमें इस प्रकार से है, जुड़े जुड़े से, ठीक है। मतलब एक के बाद एक है, बहुत सटा हुआ। आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से हम देख सकते हैं जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड वाला या फिर लिक्विड का स्टेट, ठीक है, यहाँ पर लिख दो सॉलिड एंड लिक्विड, वैलिड होता है ये वाला अप्रोच जो है वैलिड होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको वही सेम प्रोसेस में हम क्या कर देंगे, हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे इसको। तो हीट देने पर जो है ये मॉलिक्यूल के साथ ये वाला मॉलिक्यूल जो है जुड़ा हुआ है। अब हीट आपको पता है ट्रांसफर होता है, तो भैया ट्रांसफर होगा तो वेरिएशन हम मान के चलते इसका 50 डिग्री सेल्सियस है।
ज़्यादा वेरिएशन आएगा नहीं। आप ये समझ लो कि 49 डिग्री सेल्सियस आएगा। इस पर जाएंगे आप ये समझ लो कि 48 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इस पर जाएंगे तो आप ये समझ लो कि जो है 45 डिग्री सेल्सियस आ गए। तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप इनका एवरेज वैल्यू निकाल के देख लीजिए। इनका एवरेज वैल्यू जो भी निकालेंगे उस एवरेज वैल्यू के साथ इसका जो वेरिएशन है बहुत कम है, बहुत। इसका जो वेरिएशन है वही बहुत। तो इस प्रकार से आपका जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगा उससे जो है इन टेम्परेचर्स का जो वेरिएशन है बहुत कम होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से हम स्टडी करना चाहते हैं, इसमें हमारा बहुत इजी होता है, समय का बचत भी होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स है उसकी स्टडी करनी पड़ती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पर ऐसा नहीं, हम जो है डायरेक्टली इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं आगे। ठीक है। तो देखिए आगे ज़्यादा स्टडी करने जाएंगे तो हमें कुछ टॉपिक और भी इसमें उठाने पड़ेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। यूज्ड वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, कंटिन्यूम की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं, इज वैलिड। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसको जो है कल के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। तो जहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड होता है वहां पर जो है हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी कर सकते हैं। आप ये समझ लो कि जहां पर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका भी एक लेवल है ना, उसका भी एक लिमिटेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा कल के लेक्चर में जब डिस्कशन करूंगा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कंटिन्यूम मतलब देखिए नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस। तो किसी मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूटी, किसी मॉलिक्यूल्स की देखिए कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो है मॉलिक्यूल क्या है आपका, कंटिन्यूस नहीं है, गैप है, इनके बीच में गैप है, तो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा होगा कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो है ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से रिलेट है, पूरा पूरा रिलेट है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, दायरे हैं, हम उसको भी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज यहाँ पर जो है इसको ख़त्म करते हैं। देखिए लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड में वैलिड होता है। सॉलिड और लिक्विड में मैंने इसलिए कहा है, गैस की बात मैं नहीं किया, क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली कभी इधर कभी उधर जो है मूव करता रहता है। तो मॉलिक्यूल्स मूव करने का मतलब क्या है कि भैया उसको कहीं ना कहीं फ्री स्पेस मिल रहा है। सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसके मॉलिक्यूल्स कभी इधर कभी उधर, कभी सिलेंडर के दीवार से, सिलेंडर नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर कहते हैं सिस्टम। सिस्टम इन जनरली क्या होता है, आप कोई भी मशीन या फिर कुछ भी समझ लीजिए, जो भी आप जो भी ह्यूमंस है, ह्यूमन लिविंग थिंग्स है, उसका जो यूजफुल चीज़ें है वो एक सिस्टम हो सकता है। इवन ये मार्कर भी एक सिस्टम हो सकता है। ठीक है। और इस सिस्टम के बाहर वाले जितना भी एरिया है वो है सराउंडिंग, है ना, सराउंडिंग है। तो सिस्टम के बारे में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कशन किया नहीं था, लेकिन आगे और भी डीपली जाऊंगा जब, तो उस टाइम और बताऊंगा। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। घरों में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वो भी सिस्टम है, टीवी रखा है वो भी सिस्टम है, कूलर रखा हुआ है वो भी सिस्टम है। आप XYZ कुछ भी देख लो आपके सामने, वो एक सिस्टम है। उसको हम एज अ सिस्टम, एज अ मशीन हम उसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो वही सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही जो है पास पास होते हैं, जुड़े जुड़े होते हैं। ऐसे ही लिक्विड्स की बात करूँ तो वहाँ भी जुड़े जुड़े होते हैं, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता है, गैसेस में ऐसा नहीं होता। तो गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, तो गैसेस में जो है हम स्टडी के लिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए कुछ वैलिडेशन है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पर डिपेंड करता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जहाँ पर वैलिड होता है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आई थिंक ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। बेसिक से स्टार्ट किया था और थोड़ा सा डीप हम गए हैं, है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। और कहीं पर डाउट आ रहा हो, कुछ भी है, तो एक बार कमेंट सेक्शन मुझे लिख करके ज़रूर बताया कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस वीडियो के साथ, है ना। सही लगे वो भी लिखिए, नहीं लगे वो भी आप लोग लिखिए। सो कल के लेक्चर के लिए आप लोग वेट करिए, ठीक है।
वो लेक्चर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।